हेलो दोस्तों, मेरा नाम राहुल अहरवार है। हमने पिछली क्लास से एडीपीयू की सीरीज स्टार्ट करी थी, जहां हमने पहला जो सब्जेक्ट था हमने उस पर बात करी। अब हमें दूसरा सब्जेक्ट जो है वो जो अभी जोड़े गए हैं संशोधित द्वारा एडीपीयू के सिलेबस में, वो है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि ये एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो जिम्मेदारियां होती हैं लोगों की अपने पेरेंट्स के प्रति, कि वो कहीं उनको बेसहारा छोड़े जहां उनका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, भरण पोषण, तो एक रिलीफ आपने इसके साथ साथ सुनी होगी। जहां हम बात करते हैं सीआरपीसी में सेक्शन 125 में, वहां भी जो एक जनरल प्रोसीजर है उसके थ्रू भी केस फाइल किया जा सकता है मेंटेनेंस के लिए। इसके बाद एक स्पेशल एक्ट लेके आए थे जो सिर्फ सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स के लिए था। ठीक है, तो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2000। इसमें हम मेनली उन सेक्शंस पे बात करेंगे जो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम देखिए इसमें बात करते हैं तो इसमें टोटल चैप्टर है इस एक्ट में वो है 7। ठीक है, और सेक्शन टोटल है 32 सेक्शन है, और इसका एनफोर्समेंट हुआ था 29 दिसंबर 2007। ठीक है, अब इसके हम जब सेक्शन 1 की बात करते हैं शॉर्ट टाइटल, तो इसका जो नाम है वही है। ठीक है, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। इसका एक्सटेंशन देखें तो एक्सटेंशन भी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें जनरली हम अभी जितने एक्ट हैं उसमें देख रहे हैं कि वो ऑल ऑफ इंडिया में है। ये वही भी बात करता है कि अगर मान लीजिए कोई सिटीजन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया है, भारत के बाहर भी रहने वाले, विदेश में रहने वाले जो इंडियन सिटीजन हैं, उन पे भी ये एप्लीकेबल होता है। तो एग्जाम पर्पस से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंडियन सिटीजन पे भी एप्लीकेबल होता है या इंडियन सिटीजन जो आउटसाइड ऑफ इंडिया रह रहे हैं उन पे भी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका हम देखते हैं और इसमें एक दिया है कि ये इनफोर्स स्टेट में तब आएगा जब वो स्टेट अगर नोटिफिकेशन द्वारा ये जारी करते हैं। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन देखते हैं, कुछ डेफिनेशन इसमें इंपॉर्टेंट है जैसे चिल्ड्रन की। तो चिल्ड्रन में कौन कौन इंक्लूड है? पहले तो सन, डॉटर और ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, बट कौन इंक्लूड नहीं है? माइनर। ठीक है, तो कौन कौन आ जा रहा है? सन, डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। ठीक है, पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या क्या है? फूड, क्लॉथिंग, रेसिडेंस एंड मेडिकल अटेंडेंस, जो रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं। साथ साथ इसमें है मेडिकल अटेंडेंस एंड ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर आती है माइनर की। माइनर वही है जो इंडियन मेजोरिटी एक्ट में जिसने मेजोरिटी की एक्ट प्राप्त नहीं करी है। ठीक है, फिर इसमें आते हैं पेरेंट्स। तो पेरेंट्स की भी एक इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन पेरेंट्स की ये बोलता है कि पेरेंट्स में कौन है? फादर और मदर, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या अडॉप्टेड हो। ठीक है, जो जैविक, दत्तक तथा एडॉप्टेड फादर, सॉरी स्टेप फादर एंड स्टेप मदर। ठीक है, सौतेले पिता एवं सौतेली माता। ठीक है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या ना। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्राइब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी में हम देखते हैं 2F में जो दी गई है प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी में एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी आती है इसमें, मूवेबल, इमूवेबल, और चाहे वो एंसेस्ट्रल हो। ठीक है, जो पैतृक संपत्ति हो या स्वयं अर्जित सेल्फ अर्न जो प्रॉपर्टी हम बोलते हैं वो होगी। टेंजेबल, जिसको छू सकते हैं, इंटेंजेबल जिसको छू नहीं सकते, वो वाली प्रॉपर्टी भी, मूर्त अमूर्त प्रॉपर्टी भी इसमें सम्मिलित है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव की। तो रिलेटिव में आते हैं मींस लीगल हेयर ऑफ द चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन। ठीक है, उसमें वो लीगल है आते हैं जो विधिक वारिस, जो मान लीजिए जो चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन है, उनके कोई बच्चे नहीं है और कोई उनका लीगल हायर है। ठीक है, जो माइनर नहीं है
जो उस प्रॉपर्टी का क्या रहेगा, पोजेशन प्राप्त करेगा, इनहेरिट में उसको प्रॉपर्टी उनकी मृत्यु के पश्चात प्राप्त करेगा। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव। सीनियर सिटीजन की दी है तो जो 60 प्लस है, 60 के ऊपर की जो आयु वाले व्यक्ति हैं वो सीनियर सिटीजन कहलाएंगे। ठीक है, मेंटेन इसमें ट्रिब्यूनल की है, जो सेक्शन 7 में हम ट्रिब्यूनल की बात करेंगे, और वेलफेयर में फूड, हेल्थ केयर, रिक्रिएशन सेंटर एंड अदर एमिनिटीज नेसेसरी फॉर द सीनियर सिटीजन। ठीक है, इसका सेक्शन 3 बात करता है एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, मतलब अगर इस एक्ट के पहले भी या बाद में कोई एक्ट है इससे ही संबंधित, तो उससे ये भली वो इससे इनकंसिस्टेंट हो या ना हो, संगत हो या ना हो, फिर भी ये एक्ट है ये ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें बात करते हैं हम, ये तो हो गया। इसमें देखते हैं अपन सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 जो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। A senior citizen, including parents who is unable to maintain himself from his own earning or out of the property owned by him, shall be entitled to make an application under section 5। ठीक है, तो कौन वो व्यक्ति होंगे जो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, वो सीनियर सिटीजन और पेरेंट्स जो क्या नहीं कर पा रहे, अपना खुद का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद की अर्निंग से या जो उसकी प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंटाइटल है एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, ये व्यक्ति एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। किसके अगेंस्ट करेंगे, पेरेंट्स और ग्रांट, इसका फर्स्ट बात करता है पेरेंट्स एंड ग्रांड पेरेंट्स अगेंस्ट वन एंड मोर ऑफ द चिल्ड्रन नॉट बीइंग द माइनर। ठीक है, तो ये वन एंड मोर जो चिल्ड्रन है उनके अगेंस्ट में फाइल कर सकता है, या चाहे तो एक के अगेंस्ट में भी कर सकते हैं, या इनके बाकी के जो बच्चे हैं उनके भी अगेंस्ट में फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइनर इंक्लूड नहीं है। इसका सेकंड बात करता है चाइल्डलेस सीनियर सिटीजन अगेंस्ट ऑफ अ सच रिलेटिव रेफर्ड इन क्लॉज जी ऑफ द सेक्शन 2। ठीक है, तो वो जो अपन ने रिलेटिव की बात करी थी जी में, 2G में, तो उसके अगेंस्ट भी आप मेंटेनेंस के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका 2 बोलता है द ऑब्लिगेशन ऑफ द चिल्ड्रन एंड रिलेटिव एज द केस मे बी टू द मेंटेन ऑफ सीनियर सिटीजन एक्सटेंड टू द नीड्स ऑफ द सिटीजन सो दैट द सीनियर सिटीजन में लीड अ नॉर्मल लाइफ। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन क्यों फाइल करेंगे कि वो अपने पेरेंट्स या जो सीनियर सिटीजन है वो, कि उनकी जो नॉर्मल लाइफ है वो उसको सही तरीके से जी पाए, उसके लिए वो अपना भरण पोषण प्राप्त कर सके। ठीक है, अब देख लीजिए इसका सबसेक्शन 3 है द ऑब्लिगेशन ऑफ चिल्ड्रन टू मेंटेन हिज और हर पेरेंट्स एक्सटेंड टू द नीड्स ऑफ सच पेरेंट्स आइदर फादर और मदर और बोथ। ठीक है, एज द केस में भी सो दैट द पर्सन। ठीक है, तो एक जो सबसेक्शन 2 बात कर रहा था सीनियर सिटीजन की, और सेम ये बात कर रहा है सिटीजन्स के लिए, सॉरी पेरेंट्स के लिए। ठीक है, फोर्थ है एनी पर्सन बीइंग अ रिलेटिव ऑफ सीनियर सिटीजन एंड हैविंग अ सफिशिएंट मींस शैल हैव मेंटेन सच senior citizen provided he is in a possession of the property of such citizen he would inherit the property of such senior citizen। ठीक है, तो वो रिलेटिव जो सीनियर सिटीजन के लिए मेंटेन करेगा, जो उसके पास जो प्रॉपर्टी का मान लीजिए पोजीशन है जो बिलोंग करती है उस सिटीजन से। ठीक है, या उसको इनहेरिट के थ्रू वो प्रॉपर्टी प्राप्त होगी। इसका प्रोविजन बोलता है दैट वेयर मोर देन वन रिलेटिव आर एंटाइटल्ड टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ सीनियर सिटीजन। मान लीजिए जो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी है वो एक से ज्यादा रिलेटिव को इनहेरिट के थ्रू प्राप्त होगी। ठीक है, तो वो जो मान लीजिए एक से ज्यादा रिलेटिव है, तो जो उनका प्रोपोर्शन बनता है, जैसे जैसे उनको प्रॉपर्टी मिली उस प्रोपोर्शन के अनुपात के अनुसार उनको उनका भरण पोषण सीनियर सिटीजन का करना हो। ठीक है, अब देखिए सेक्शन 5 बात करता है किसके लिए, एप्लीकेशन के लिए। तो एप्लीकेशन हम कैसे फाइल करेंगे, एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 4 में बी मेड बाय सीनियर सिटीजन और द पेरेंट एज द केस में बी। तो कौन फाइल कर सकता है, सीनियर सिटीजन कर सकता है और पेरेंट्स कर सकते हैं। बी बात करता है इफ ही इज इनकैपेबल, अगर वो अशक्त है मतलब इनकैपेबल है,
तो कोई अदर व्यक्ति या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उनके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। और अगर ट्रिब्यूनल को सुमोटो लगता है, ठीक है, तो वो स्वप्रेरणा से भी उस पर संज्ञान ले सकता है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं कि हाँ, जैसे हमने 125 सीआरपीसी में बात करते हैं कि जब तक केस पेंडिंग है तब तक के लिए वो इंटर मेंटेनेंस डिसाइड कर देते हैं। सेम ऐसे ही इसके सबसेक्शन 2 बात करता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग, जब तक जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग है, तो ये ऑर्डर पास कर सकते हैं चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट कि उनको मंथली क्या करना पड़ेगा, इंटर मेंटेनेंस डिसाइड कर देंगे, वो आप उन सिटीजन या पेरेंट्स को देना होगा। ठीक है, और वो टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे जब तक कि वो सूट पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के समक्ष। ठीक है, ठीक है, तो जब ये डिसाइड करते हैं तो उनको जब कोई मैटर चल रहा होता है ट्रिब्यूनल के समक्ष, तो वो जो सामने वाली पार्टी है, जैसे जो रिलेटिव और चिल्ड्रन है, तो उनको भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उनको नोटिस दिया जाएगा, उनको सुना जाएगा और उसके बाद उसको डिटरमाइन करेंगे अमाउंट को। ठीक है, अब देख लीजिए, इसमें एक और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आ गई है टाइम लिमिट कि मान लीजिए जो प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो इसको डिस्पोज कितने समय में किया जाना है कि जब ये नोटिस दिया जाता है किसके लिए कि आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग जो है मेंटेनेंस से संबंधित हुई है, उस तारीख से 90 दिन के भीतर ये क्या करना है, ये एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है, निपटारा करना है। ठीक है, इसका प्रोविजो बात करता है कि अगर एक्सेप्शनल कंडीशन है तो हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं, इसमें +30 डेज, सिर्फ एक्सेप्शनल कंडीशन में। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सबसेक्शन 1 मे बी फाइल्ड अगेंस्ट वन एंड मोर पर्सन, एक व्यक्ति या एक व्यक्ति के अगेंस्ट भी फाइल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जो इसका सबसेक्शन 7 देखिए, एनी सच अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग शैल बी पेबल टाइम टू टाइम फॉर ऑर्डर इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन फॉर द मेंटेनेंस और द एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग। ठीक है, तो जो डेट ऑफ जो ऑर्डर पास होगा, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन की फाइल थी वहां से उसका मेंटेनेंस की गणना की जाएगी। ठीक है, अगर मान लीजिए ये जो रिलेटिव है, ये चिल्ड्रन है, ये क्या करते हैं, फेल करते हैं, मान लीजिए इनके अगेंस्ट में कोई ऑर्डर पास हुआ मेंटेनेंस के लिए और ये बिना सफिशिएंट कॉज के उसको पे नहीं करते हैं, तो फॉर एवरी ब्रीच ऑफ ऑर्डर इशू अ वारंट ऑफ लेवाइंग द अमाउंट ड्यू टू द मैनर प्रोवाइडेड इन द लेवाइंग फाइन। तो वारंट इशू हो सकता है इनके अगेंस्ट में, तो वारंट जो होगा वो जो मैनर जो फाइन जैसा भराया जाता है उसके थ्रू उनको वारंट उनके अगेंस्ट में इशू किया जाएगा। ठीक है, और उनको सेंटेंस भी दिया जा सकता है फॉर ईच मंथ अलाउंसेस मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग एज द कैन बी केस बी रिमेनिंग अनपेड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट टू द इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म व्हिच में एक्सटेंड टू। अब देख लीजिए, इसमें जो पहला प्रोविजन आया है जो बात कर रहा है किसकी, इम्प्रिजनमेंट की। ठीक है, कि देखिए वारंट इशू हो सकता है वो, और जो अमाउंट है वो एज अ फाइन आपसे लिया जा सकता है, वसूल किया जा सकता है, और अगर आप उसमें फेल्ड होते तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ। ठीक है, तो इसमें कितनी इम्प्रिजनमेंट है, एक्सटेंड टू 1 मंथ। अगर इसके पहले आप पे कर देते हैं तो आपको रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसमें सेक्शन 6, जो सेक्शन 6 बात करता है ज्यूरिडिक्शन का, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि भाई इसमें ज्यूरिडिक्शन कहाँ होगा, कौन इसमें इनफोर्स करा सकता है ये ऑर्डर। तो ये बात करता है सेक्शन 6 ज्यूरिडिक्शन एंड प्रोसीजर, अधिकारिता और प्रक्रिया। द प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 5 may be taken against any children or relative of any district A where he reside or last reside, जहां वो रहते हैं या लास्टली वो वहां पे रहते थे, अंतिम बार वहां निवास किया है। बी है वेयर चिल्ड्रन और रिलेटिव रेसाइड, जहां वो चिल्ड्रन या रिलेटिव रहते हैं वहां पे। फिर सेकंड सबसेक्शन बात करूं, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 द ट्रिब्यूनल शैल इशू द प्रोसेस ऑफ प्रोक्योरिंग द प्रेजेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड रिलेटिव।
जहां मान लीजिए एप्लीकेशन फाइल होती है, फिर क्या होता है, नोटिस जारी किया जाएगा उस चिल्ड्रन या रिलेटिव के अगेंस्ट में। ठीक है, अब देखिए, फॉर द सिक्योरिंग द अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन एंड रिलेटिव ट्रिब्यूनल हैव द, अब देखिए ये सेक्शन 6 बात करता है कि जुरिडिक्शन, ठीक है, तो अब इनके पास जो ट्रिब्यूनल होती है उसके पास सेम ऐसा पावर होंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जैसे, कि वो किसी व्यक्ति की प्रेजेंस प्रोक्योर करा सके, मान लीजिए उसको बात करके बुलाया जा सके, तो उसके लिए जेएमएफसी का जो पावर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अकॉर्डिंग वो उनको प्राप्त है। फिर इसका सबसेक्शन 4, ऑल एविडेंस टू सच प्रोसीडिंग शैल बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द चिल्ड्रन एंड रिलेटिव अगेंस्ट whom the order of the payment of maintenance is proposed to be made and shall be recorded in a manner prescribed for the summon cases। अब देख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सेक्शन 6 में, कि ये बोल रहे हैं कि जो उनको बुलाया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद इसमें मैनर कौन सी, मतलब प्रोसीजर कौन सा अपनाया जाएगा, तो जो समन केसेस के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वही इस ट्रिब्यूनल की प्रोसीडिंग में अपनाया जाएगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम पर्पस से। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं प्रोविजो। अगर प्रोविजो ये बोलते हैं कि अगर ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड हो जाती है कि कोई चिल्ड्रन या रिलेटिव जिनके अगेंस्ट में ऑर्डर पास किया गया है वो बिल्कुल ही क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहे हैं, मतलब जानबूझ के उसकी तामील से बच रहे हैं, या उस जो ट्रिब्यूनल उसके समक्ष में उपस्थित नहीं हो रहा है, तो ट्रिब्यूनल क्या कर सकती है, उसको सुनेगी उसकी प्रोसीडिंग को और एक्सपायरी ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, तो एक पक्षीय कार्रवाई भी इस प्रोसीडिंग में हो सकती है। ठीक है, फिर सबसेक्शन 5 है, वेयर द चिल्ड्रन और रिलेटिव इज रिसाइडिंग आउट ऑफ इंडिया द समन शैल बी सर्व्ड बाय द ट्रिब्यूनल थ्रू द अथॉरिटी। अगर मान लीजिए कोई चिल्ड्रन और रिलेटिव भारत के बाहर निवास कर रहा है, तो उसके लिए वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैनर प्रेस्क्राइब की जाएगी उसके थ्रू उनको समन पहुंचाया जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं सबसेक्शन 6, द ट्रिब्यूनल बिफोर द हियरिंग द एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 5 में रेफर द सेम टू द कंसिलिएशन ऑफिसर एंड सच कंसिलिएशन ऑफिसर शैल सबमिट द फाइंडिंग विद इन 1 मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो जैसे ये प्रोसीडिंग स्टार्ट हुई है तो उसमें ट्रिब्यूनल क्या है, एक कंसिलिएशन ऑफिसर अपॉइंट करे, जो कंसिलिएशन ऑफिसर सारे फैक्ट की फाइंडिंग निकाल के 1 मंथ के भीतर क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो अभी तक जो हमने ये जो सेक्शन 1 टू सेक्शन 6 तक जो बात करी, आई होप आपको समझ में आए। इसके आगे के जो सेक्शन होंगे वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक